साथियों नमस्कार। पराग सिंघल, प्रबंध संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका है, जो कि मैं पिछले 17 साल से आगरा प्रकाशित कर रहा हूँ। 18वां साल में प्रवेश कर चुका हूँ और कई राज्यों में इसका प्रसारण चल रहा है, पब्लिकेशन होता है। कई राज्यों के हमारे साथी लोग बड़ी रुचि से पढ़ते हैं और इसमें टेक्स्ट साइटेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सामग्री, सूचनात्मक सामग्री जो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं। आप भी मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट साइटेशंस माननीय उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के आए हैं, वो आपके सामने आपके संज्ञान के ला रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और अपने लोकल ग्रुप में शेयर कर देंगे। जितने भी साथी आपको शेयर कर देंगे और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो मुझे थोड़ा उत्साह वर्धन रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों की बात शंका रहती हैं, प्रश्न होते हैं, लेकिन कहीं पूछ नहीं पाते, तो मैं आपको उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी। साथियों, डिले कंडोनेशन का एक बहुत बड़ा इशू है और डिले कंडोनेशन पे अक्सर देखा गया कि फर्स्ट अपील विशेषकर रिजेक्ट हो जाती हैं। तो विलंब क्षमा के लिए विशिष्ट आधार लिए गए हों तो अपीलीय अधिकारी को उन आधारों पर विचार करना आवश्यक है। ये बात कही है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सीजीएसटी के सेक्शन 107 इंक्लूडिंग रूल 142 सब रूल 5 के तहत सेक्शन 129 के अंतर्गत पेनल्टी आरोपित की गई थी, जिसके विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई, जो कि डिले कंडोनेशन के अंतर्गत समय सीमा से बाहर थी, तो डिले कंडोनेशन न करते हुए उसको खारिज कर दी गई। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की और ये जो रिट याचिका करता है उसने कथन किया कि फॉर्म DRC 07 में अपलोड किया गया था, बाद में अपलोड किया गया था, जिसके कारण अपील खारिज करने में विलंब हुआ। विलंब क्षमा के लिए याचिका में लिखे गए आधारों पर अपीलीय प्राधिकारी ने विचार नहीं किया। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए अपीलीय आदेश को निरस्त करके मामला पुनः निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया। माननीय न्यायालय ने यह मत स्थिर किया क्योंकि GST DRC 07 में के विलंब के अपलोड होने के समय सीमा पर पड़ने प्रभाव का परीक्षण नहीं हुआ, जबकि जब भी विलंब क्षमा के लिए विशिष्ट आधार लिए गए हों तो अपीलीय प्राधिकारी को उन आधारों पर विचार करना आवश्यक है। रिट याचिका निस्तारित ये है। मैसेज टेलनेट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस GST काउंसिल एंड 3 अदर्स, रिट पिटीशन 361 ऑफ 2024 डिसाइडेड ऑन 25 फरवरी 2026 और इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने बताया था आपको। और इसके अलावा है एक निर्धारण अधिकारी कारण बताओ नोटिस के दायरे से बाहर जाकर निर्णय नहीं दे सकता। बहुत से केस ऐसे मेरे सामने आते हैं जो बियॉन्ड द पावर असेसिंग ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड कर देते हैं। उसके बारे में बहुत बढ़िया है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है। मैसेज डॉकम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर WPA 9951 ऑफ 2025 डिसाइडेड ऑन 23 जनवरी 26 कलकत्ता हाई कोर्ट। पश्चिम बंगाल CGST है, GST एक्ट की सेक्शन 75 सबसेक्शन 7 के तहत प्रस्तुत बाद में कारण बताओ नोटिस में यह आक्षेप लगाया गया कि कर पूर्ति आपूर्ति में ITC को रिवर्स किया जाना था, किंतु निर्धारण आदेश में यह करते हुए मांग की पुष्टि की गई कि याचिका द्वारा व्यापारित माल कर्म की श्रेणी में नहीं आता, जिसकी चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल प्रस्तुत करते हुए याचिकाकर्ता ने कथन किया कि निर्धारण प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आधारों पर से परे जाकर निर्णय दिया और नए आधार पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को उचित मानते हुए अभिमत दिया कि कारण बताओ नोटिस में आक्षेप
एवं आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिए ताकि नोटिस प्राप्त व्यक्ति उचित उत्तर दे सके। न्यायालय ने यह मत स्थिर कर दिया कि निर्धारण अधिकारी कर्मता नोटिस के दायरे से बाहर जाकर निर्णय नहीं दे सकता। अतः सेक्शन 75 सब सेक्शन 7 के उल्लंघन में पारित आदेश निरस्त करते हुए विभाग को विधि अनुसार नवीन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। रिट याचिका निस्तारित। साथियों अगली है 129 पे है नियम रूल 138, बहुत ही पॉपुलर है ये, माल सचल दल माल पकड़ता है रूल 138 के अंतर्गत और सेक्शन 129 के अंतर्गत। सीजीएसटी के सेक्शन 129 रूल 138 के तहत प्रस्तुत बाद में ईविल की अवधि समाप्त होने के आधार पर परिवहन के दौरान माल को रोक करके मूव 9 के अधीन मांग आदेश पारित किया गया, जिसको गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कथन प्रस्तुत किया कि माल के परिवहन के दौरान विलंब वाहन में तकनीक खराब के कारण हुआ और कारण बताओ नोटिस में इसका स्पष्टीकरण पर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई विचार नहीं किया। भाई माल व्हीकल खराब हो गया, किसी के हाथ में नहीं है, और जब जवाब दिया सचल दल के जो प्रॉपर ऑफिसर सामने, उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया इस बात पे। तो माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को उचित मानते हुए अभिमत दिया कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण विशेषकर माल के विलंबित परिवहन कारण पर कोई विचार नहीं किया जाता तो निर्धारण आदेश विधि सम्मत नहीं है। कारण युक्त और सविस्तर आदेश में याचिकाकर्ता के प्रतिरक्षण के उचित अवसर पर विचार किया जाना आवश्यक है। अतः आदेश निरस्त करते हुए मामला याचिकाकर्ता के उत्तर पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से निर्णय हेतु संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित किया गया। याचिका स्वीकार। यह पैसिफिक साइबर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात स्पेशल रेट SPA नंबर 15064 of 2025 डिसाइडेड ऑन 5 फरवरी गुजरात हाई कोर्ट डिवीजन बेंच। एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन अभी आया रिसेंटली, आपने ही पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया डिसीजन है ये वाला, क्योंकि विभाग के पास रीजन टू बिलीव है और रीजन टू बिलीव में वो कुछ भी कह सकता है, और रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको फॉलो करने की बाध्यता रहती है, क्योंकि रीजन टू बिलीव में बहुत ही व्यापक अधिकार दिए गए हैं। ये केस है एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एंड अनदर्स वर्सेस मेसर्स सेफकॉन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड SPL नंबर 23993 ऑफ 2026। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है 17 जुलाई 2026 के तहत विभाग द्वारा मेसर्स सेफकॉन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड का इनपुट टैक्स क्रेडिट इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जिस सप्लायर मेसर्स यूनिमैक्स फार्मा कैम से माल खरीदा था उसका रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल हो गया था। अतः विभाग का आरोप था कि सप्लायर फर्जी था। इस बाद में इस केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए करदाता के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि केवल सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द हो जाने से खरीदार की ITC को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि माल की वास्तविक आपूर्ति ईवेबल ट्रांसपोर्टेबिलिटी से सिद्ध और भुगतान बैंकिंग चलन के माध्यम से किया गया है। सप्लायर ने GST 1 और 3B दाखिल किए थे, टैक्स जमा किया था। इसमें खरीदार ने कोई भी किसी प्रकार का धोखाधड़ी या मिलीभगत का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। उच्चतम न्यायालय का विभाग ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के निर्णय में SP दाखिल की, जिसे 17/7/26 को उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया, डिसमिस कर दिया। इसके साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी व अंतिम हो गया। इस निर्णय का महत्व, यदि आप एक जेन्युइन बायर है तो ये प्रमाणित कर सकते हैं कि माल जो है वास्तविक रूप प्राप्त हुआ, ट्रांजैक्शन वाज जेन्युइन और वैलिड टैक्स इनवॉइस ईवेबल एंड अदर्स आप एविडेंस हैं, तो आपके द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी या मिलीभगत की कोई भूमिका नहीं है, तो केवल इस आधार पर आपका ITC नहीं रोका जा सकता कि सप्लायर का GST रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल हो गया। अब केवल संदेह के आधार पर ITC स्वीकार नहीं किया जा सकता। विभाग को यह सिद्ध करना होगा कि खरीदार धोखाधड़ी या फर्जी लेन देन में शामिल था। भाई रजिस्ट्रेशन मैंने लिया, सप्लाई ली, जिस समय रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, बाद में किन्हीं भी कारणों से रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया या
एप्लीकेंट मतलब व्यापारी ने कैंसिल करा लिया, तो क्या पहले की डीलिंग भी इनवैलिड मानी जाएगी, फ्रॉड माना जाएगा? बहुत ही बढ़िया निर्णय है ये, और हमें स्वागत करना चाहिए, बहुत सराहनीय निर्णय है ये। तो साथियों, ये मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं कुछ निर्णय, आपके काम आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने। नमस्कार, जय हिंद।